दुश्मन दुश्मन नेज़ा वेज़ा खंजर वंजर क्या, दुश्मन दुश्मन नेज़ा वेज़ा खंजर वंजर क्या, इश्क के आगे मात है सबकी लश्कर वश्कर क्या। और एक तेरे ही जलवे से रोशन हैं ये आँखें, एक तेरे ही जलवे से रोशन हैं ये आँखें, सात वात लम्हे वम्हे मंजर वंजर क्या। मशहूर हैं हम दोनों इस तरह ज़माने में, मशहूर हैं हम दोनों इस तरह ज़माने में, तुम आग लगाने में हम आग बुझाने में। जली अस्तिया बारी बारी चिटकाए जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये पंक्तियाँ लिखी गई थी सर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, जो देश के एक महाकवि है। दोस्तों, कलम का एक अपना ही ताकत है और इस कलम की वजह से बहुत सारी क्रांति और परिवर्तन हमारे समाज में आई है, और इस कलम से जुड़ा है आज का एक खास इंटरव्यू। नमस्कार, स्वागत का हमारे चैनल मावल सफ़र में, और मैं हूँ मोमिन नाज़िरत। आज के इस खास संवाद में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, देश के जाने माने कवि और एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने कई वर्षों से हज़ारों विद्यार्थियों को ज्ञान दान किया है, और वही विद्यार्थी आज हमारे देश के सरकारी प्रणाली में सर्वोच्च पद पर है। आइए स्वागत करते हैं देश के जाने माने कवि सर कमर सिद्दीकी जी का। कमर सिद्दीकी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मावल सफ़र में। सर, कल हम रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं, तो सर आपके लिए रिपब्लिक डे का महत्व कितना है? क्योंकि जो आज के देश के युवा है इंस्टाग्राम रील्स में बिजी है, पर जो आपका वक्त रहेगा सर, तभी हम स्कूल में थे, तभी हम देखते थे सर कि जो हमारे जो गुरु थे, हमारे जो शिक्षक होते रहे, वो हमको स्कूल के बाहर खड़े करते रहे और पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे डिग्निटी के साथ हम रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे मनाते रहे। तो सर, जो आज का जो पूर्वज हमारे जो हमको संस्कार दिए गए थे वो हम भूलते जा रहे हैं, इसको सर आप कैसे देखते हो? देखिए, ऐसा है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो हमारा यूथ है, जो युवा है, वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स में बिज़ी है। और आज हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, यौम जमहूरिया है। तो ये जिन चीज़ों में बिज़ी है, जिन घूमने फिरने में और सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ में और इन सब चीज़ों में, तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये जो आज़ादी उसको मिली है, ये इसी वजह से मिली है कि आज हम एक जो है वो एक रिपब्लिक हैं, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, तो उसको ये आज़ादी मिली है। और उसी के लिए तो सेलिब्रेशन हो रहा है कि हम एक गणतंत्र हैं, हम एक रिपब्लिक हैं और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो जाहिर है कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इसमें देखिए गलती कहाँ हुई है। ये बात आपने बहुत अच्छी की कि पहले किस तरह से सेलिब्रेट होता था। पहले जो पूरा हिंदुस्तान जो है वो उसका मैक्सिमम हिस्सा देहात में बसता था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो मेरी अर्ली एजुकेशन हुई है, प्राइमरी एजुकेशन, वो मदरसे में हुई है। और आपको हैरत होगी कि मदरसे में 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे मदरसे के बच्चे जो है वो झंडा अपने हाथ से बनाते थे, अपने हाथ से रंगते थे, और उसके बाद वो पूरा झंडा लेके अतराफ़ के 10-12 या जिस एज के बच्चे होते थे, छोटे एज के बच्चे होते थे तो 3-4 गांव वो घूमते थे झंडा लेके, और उससे बड़ी एज के रहते थे तो 8-10 गांव घूमते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व जो तिरंगा प्यारा। तो ये एक ऐसा माहौल था। लेकिन आज जो है वो ऐसा लग रहा है कि अगर सेलिब्रेशन हो रहा है रिपब्लिक डे का, तो उसमें भी वो जो अंदर से जो सेलिब्रेट करना होता है, जो दिल से सेलिब्रेशन होता है, उसकी कहीं कमी नज़र आती है और दिखावा नज़र आता है। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि ये आई थिंक ये 82-83 की ये मदरसों का माहौल था। आज भी मदरसों में सेलिब्रेट होता है। आज भी जो हमारे देहात हैं उसमें जो है वो मिट्टी से जुड़ी हुई है आज़ादी असल में। अब ये बड़े शहरों का मसला है, ये जो सोशल मीडिया है और ये घूमना फिरना है, या एक दिन ये छुट्टी का दिन है तो इसको छुट्टी की तरह सेलिब्रेट कीजिए। अरे भाई, ये जो आज़ादी आपको मिली है और ये जो आपको डेमोक्रेसी मिली है, ये जो आपको घूमने फिरने का राइट मिला है, जो आपको जो है वो बोलने की आज़ादी मिली है, ये इसी जो आइन की वजह से मिली है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिली है। और हम अगर उसको न सेलिब्रेट करें तो ये अच्छी बात नहीं होगी।
इसमें जो मसला आया है, मैं बता दूं कि युवाओं में या यूथ्स में जो आज़ादी के ताल्लुक़ से या रिपब्लिक डे के ताल्लुक़ से या कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक़ से जो गैर संजीदगी आई है, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकली जो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको बांट लिया गया है। ये मेरा फ्रीडम फाइटर है, वो तुम्हारा फ्रीडम फाइटर है। अरे भाई, सब ने मिल के मुल्क को आज़ाद किया था, इसमें मेरा तुम्हारा क्या होता है? सब ने मिल कर मुल्क आज़ाद किया था। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हमारे वो फ्रीडम फाइटर आज कहीं से देख रहे होंगे तो हम पे जो है हमको देख के उनको बड़ा अफसोस हो रहा होगा कि हम ऐसे नालायक लोगों के लिए हमने मुल्क आज़ाद किया था। सर, हमारी जो परवरिश हुई है स्कूल में स्पेशली, क्योंकि जो यूथ है तो उनका जो परवरिश स्कूल्स में होता है, तो स्कूल में थे तभी हमने रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा, दुष्यंत कुमार, निर्मला जी, ये देश के महाकवि थे। उनका अभ्यास करके भारत की संस्कृति हमारे हृदय में आया है। परंतु सर, आज जो हम देखते हैं युवाओं को या फिर आजकल के नौजवानों को, बालकों को, तो वैसा परवरिश नहीं है। क्योंकि कविता आज वो एक दौर था कविता का, आज कविता का दौर नहीं है सर। आज जो पूरा सोशल मीडिया का दौर है। तो सर, आपको लगता है कि ये दौर बदलना चाहिए और वापस से जो एक जो हमारे देश का जो नवनिर्माण है वो देश के कवियों ने किया था, महाकवियों ने किया था। आपको याद रहेगा सर कि तभी जेपी नारायण आंदोलन चला था। उस वक्त भी जो देश के महाकवि थे, सब लोग ने देश के बारे में लिखा। एमरजेंसी के वक्त देश के कवियों ने लिखा। परंतु आज जो कवि लिखता है तो वो लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता है, या फिर उनका जो कहना है, उनका जो बोलना है, उस पर अंकुश लगाया जाता है। इसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि राइट टू एक्सप्रेशन है, बोलने की जो आज़ादी है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि एक तो इसमें 2-3 सवाल आपने कर लिए। मैं पहले एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए, मामला ये है कि ये जो कविता है या शायरी है या पोइट्री है, ये लोगों में उतनी पॉपुलर नहीं रही है या लोगों तक उस तरह से नहीं पहुंच रही है जिस तरह से पहले पहुंचती थी या जिस तरह से उसको पहुंचना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम असल में पोएट का या कवि का या शायर का नहीं है, ये प्रॉब्लम सोसाइटी का है कि वो उसको एप्रिशिएट नहीं कर रही है, या जितना एप्रिशिएट उसको करना चाहिए, जितना उसका गुणगान करना चाहिए, नहीं कर रही है। तो ये एक मसला इसके साथ है। अब आप देखें कि जिन महाकवियों का आपने ज़िक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि निराला हो या दिनकर हो, इतने बड़े लोग हैं, और हिंदी के नहीं, ये पूरे भारत के, पूरे हिंदुस्तान के बड़े जो चंद बड़े कवियों में और बड़े शायरों का ज़िक्र होगा तो उसमें इन महाकवियों का नाम शामिल होगा। सवाल ये है कि जो हमारी कंटेम्पररी पोइट्री है, जो समकालीन जो साहित्य है, पोइट्री का पूरा साहित्य ले लीजिए, वो उसकी कनेक्टिविटी जनता के साथ या रीडर के साथ या पढ़ने वाले के साथ क्यों नहीं हो पा रही है? इसमें एक तो ये है कि ये जो सब आप बता रहे हैं ना, सोशल मीडिया, ये तो टूल्स हैं। ये बैरियर कैसे बन जाते हैं? इसमें हुआ ये है कि समय के साथ जो है वो अगर आप बदलेंगे नहीं तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। देखिए, जब हमारा समाज जो है वो डिजिटलाइज हो रहा था, तो आप सवाल उठाइए क्या हमारा कवि या हमारा साहित्यकार डिजिटलाइज हो रहा था? तो आप देखेंगे कि आज भी हमारे लिखने वाले उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं नई दुनिया के साथ, अपने लिखने के मामले में और माध्यम के लिए उसमें भी। तो अब आप ये देखिए कि ये तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मैं इसमें एक अच्छी चीज़ ये देख रहा हूँ कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, उर्दू विभाग जो है, और इसके अलावा हम लोग NGOs भी चलाते हैं, और वो NGOs का जो काम है वो लैंग्वेज और लिटरेचर ही के लिए होता है। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मैंने देखा कि हमारे यहाँ एक कोर्स होता है एप्रिसिएशन ऑफ उर्दू गज़ल, तो उसमें वो इतना पॉपुलर कोर्स है कि उसके सामने जितने सर्टिफिकेट कोर्स हैं वो फीके पड़ गए हैं। उसमें आपको एडमिशन मिलना, दाखिला मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हमने देखिए, एक चीज़ तो नई आई है हमारे माशरे में, और वो बहुत मतलब ये कि अच्छी भी है और उतनी ख़तरनाक भी है, ओपन माइक।
ओपन माइक क्या होता है कि गैर तरबियत याफ्ता शायर होता है, अनट्रेंड पोएट जिसे कह लें, और वो ज़िंदगी भर अनट्रेंड रहता है। तो इस बात को हमने महसूस किया और ये सोचा कि ये सब जो टैलेंट्स हैं ये ज़ाय हो जाएंगे, ये व्यर्थ चले जाएंगे, ये किसी काम के नहीं रहेंगे। तो हमने उसका वर्कशॉप लिया और अब वो वर्कशॉप जो है वो जारी है और अभी उस पर काम हो रहा है। उसके 4 वर्कशॉप हम ले चुके हैं और वो एक सेशन 8 वर्कशॉप पे होता है। उसमें पोइट्री के ताल्लुक़ से उनको अवेयर किया जाता है बच्चों को कि देखिए इस तरह से आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप निराला जी को पढ़िए, बच्चन जी को पढ़िए, दुष्यंत को पढ़िए और दिनकर को पढ़िए। तो ये सब हम उनको सब जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करते हैं, सिखाते हैं। अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो आप गालिब को पढ़िए, मीर को पढ़िए, दाग को पढ़िए और जिगर को पढ़िए, और ये है कि मजरू सुल्तानपुरी को पढ़िए, फिर कंटेम्परेरी पोइट्स को पढ़िए। इस तरह हम उनको सब बताते हैं। सर आज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हमने देखा कि सर आज जो हमारे देश के युवा है तो आज स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी है, मानसिक वेदना में। सर कारण बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है सर, प्यार का चक्कर भी होता है, बहुत कुछ रीज़न है सर। एक कवि ने कहा था कि हर फैसले होते नहीं है सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। और इस दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे कैसे खत पे कलेजा उतार के। तो सर जी जो शब्द का जो एक लहजा था वो ख़त्म होते जा रहा है। और सर आपका प्यार के ऊपर कुछ शायरी आपने लिखा होगा तो सर हमारे युवाओं के साथ साझा कीजिए और हमारे देश के युवाओं के लिए सर एक संदेश। ये जो आपने अभी अखबार की बात की, तो अखबार का मामला तो भाई ये है कि अब हम लोग अखबार उठा के पढ़ने का जी नहीं करता और न्यूज़ चैनल खोलने का जी नहीं करता। अब ये बहुत हमको इत्मीनान है कि इसको हम लोग ज़हमत समझते थे कि ये सोशल मीडिया है, ये बड़ी वबाल की चीज़ आ गई है, ये बड़ी मुसीबत की चीज़ आ गई है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि आपका मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है वो पूरी तरह नफ़रत फैला रहा है, समाज को बांट रहा है, लोगों के दिलों में दरार पैदा कर रहा है। ये जो मेन, चाहे अखबार हो चाहे चैनल्स हो, मतलब मैं देख रहा हूँ कि वो अच्छे भले मतलब जो ठीक ठाक चैनल थे जिनके यहाँ मतलब हम समझते थे कि थोड़ी बहुत बुद्धि रखते हैं ये लोग, जो एंकर्स थे वो भी उसी बहाव में बहे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, इसको लोग समझने में गलती करते हैं। देखिए ये एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, मतलब दुनिया के अगर 2-3 पुराने सिविलाइजेशंस की अगर आप बात करेंगे तो उसमें भारत का शुमार होता है। और ये एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसमें जो है चंबुक्य शक्ति है, ये लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है। और ये आप देखिए आर्यन आ रहे हैं और तो बहुत सारे हुन्स आए और पता नहीं कौन कौन आया है। अब आप तारीख़ उठाइए और उसके बाद मुग़ल्स आ रहे हैं, पठान्स आ रहे हैं, अंग्रेज़ आ रहे हैं। तो आने वालों में सिर्फ लौट के जाने वाला अंग्रेज़ है बस, बाकी कोई लौट के यहाँ से गया नहीं। इसमें इतनी शक्ति है। कायम रहने वाली चीज़ जो है वो सच्चा इश्क है और वो वही कायम रहेगा। आपने कुछ शायरी सुनाने के लिए कहा, तो अब यार देखिए शायरी के लिए तो खैर अच्छी बात है, रिपब्लिक डे का और जश्न जमहूरिया का माहौल है और हम सब आज अपने आप को इस तरह से खुश नसीब समझते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में पैदा हुए। हमारे पूर्वजों ने इस देश का जो संविधान है उसको सेकुलर रखा, उसको डेमोक्रेटिक रखा और हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतीय के लिए बोलने की और अपनी बात रखने की आज़ादी रखी। तो हम अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करते हैं, हम अपने फ्रीडम फाइटर के आभारी हैं, हम अपने बुज़ुर्गों का बहुत बहुत नमन करते हैं कि उन्होंने हमको रहने के लिए, हमको जीने के लिए ऐसा हिंदुस्तान दिया। एक गज़ल मैं सुना देता हूँ बस। और गज़ल चूँकि आपका चैनल जो है वो कुछ एक तरह से हिंदी उर्दू तो नहीं कह सकते, हिंदुस्तानी लोगों के दरमियान ज़्यादा देखा जाता है और वो गज़ल शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट हो, तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आप ये चैनल्स के माध्यम से, कि मतलब हाजिर करता हूँ कि
दुश्मन दुश्मन नेज़ा वेज़ा खंजर वंजर क्या, दुश्मन दुश्मन नेज़ा वेज़ा खंजर वंजर क्या, इश्क के आगे माथ है सबकी लश्कर वश्कर क्या। दुश्मन दुश्मन नेज़ा वेज़ा खंजर वंजर क्या, इश्क के आगे माथ है सबकी लश्कर वश्कर क्या। और एक तेरे ही जलवे से रोशन हैं ये आँखें, एक तेरे ही जलवे से रोशन हैं ये आँखें, सात वात लम्हे वम्हे मंजर मंजर क्या। और तेरा नाम ही अंतिम सुर है धरती ता आकाश, तेरा नाम ही अंतिम सुर है धरती ता आकाश, साधु वाधु पंडित वंडित मंतर वंतर क्या। तेरा नाम ही अंतिम सुर है धरती ता आकाश, साधु वाधु पंडित वंडित मंतर वंतर क्या। और तेरे रूप के आगे फीके चांद सितारे भी, तेरे रूप के आगे फीके चांद सितारे भी, बाली वाली कंगन वंगन जेवर वेवर क्या। तेरे रूप के आगे फीके चांद सितारे भी, बाली वाली कंगन वंगन जेवर वेवर क्या। और अपनी थकन है बरसों की सो इसका बिछौना खाक, खाक यानी मिट्टी, अपनी थकन है बरसों की सो इसका बिछौना खाक, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर उस्तर क्या। अपनी थकन है बरसों की सो इसका बिछौना खाक, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर उस्तर क्या। और यार कमर की बातों का क्या उसकी एक ही रट, यार कमर की बातों का क्या उसकी एक ही रट, लिखता है बस नाम तेरा वो शायर वायर क्या। सर आज आप देश का पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हो तो आज कुछ स्थिरता नहीं है देश में। हम कहते हैं कि देश में इंटॉलरेंस है, बहुत कुछ है, जो हम कहते रहे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो भी हमें देखने को प्राप्त होता नहीं है। तो एक कवि, एक शायर कैसे नज़र से इस चीज़ को देखता है। जैसा कि सर मुनव्वर अनाज जी ने कहा था कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं है आँखों का समुंदर होना। तो एक शायर किस दृश्य से, किस नज़र से हकीकत को देखता है। अब देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये सवाल हर शायर से करना चाहिए, हर राइटर से करना चाहिए और हर सोचने वाले जहन से करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत ज़माने से ये बात कह रहा हूँ कि जब ये माहौल शुरू हुआ था तब से, कि देखिए नफ़रत हार जाएगी, नफ़रत को हारना है। और इस देश का जो मिजाज है वो दोस्ताना है, इसमें ये नफ़रत वफ़रत की गुंजाइश नहीं है, ये ज़बरदस्ती का डाला हुआ मामला है। देखिए, ये जो डाइवर्सिटी का मामला है हिंदुस्तान में, जो रंगारंगी है कल्चर के एतबार से, भाषा के एतबार से, धर्म के एतबार से, जो ये रंगारंगी है, ये एक गुलदस्ता है भारत। और ये कोई आज से नहीं है, ये 47 से नहीं है, ये पता नहीं कब से, हमको मालूम भी नहीं कब आर्यन आए थे, तब भी रंगारंगी थी, तब भी हिंदुस्तान ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया था, तब मार कटाई नहीं हुई थी, तब ये कि नफ़रत की बात नहीं हुई थी। ये असल में जो चीज़ है, ये अब ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, पता नहीं आपका चैनल अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं। देखिए, ये मसला कहाँ से शुरू होता है। देखिए, हिंदुस्तान में जो इंटरनेट आया है वो प्री मैच्योर आ गया है, वक्त से पहले आ गया। ये हिंदुस्तान इसके लिए तैयार नहीं था। ये जो सोशल मीडिया आया, ये वक्त से पहले आ गया, इसके लिए तैयार नहीं थे हम लोग। ज़रूरत हमारे NGOs की थी कि हम लोगों को जाके बताते कि ये क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना है। तो उसका फ़ायदा जो है वो नफ़रती ताकतों ने उठाया। और आप देखिए कि ट्रोल करने वाले ग्रोह आए, फेक न्यूज़ फैलाने वाले ग्रोह आए, और तरह तरह की ऐसी खबरें और ऐसी चीज़ें वायरल की गई जिससे समाज में नफ़रत जड़ पकड़े। लेकिन ये भारत के लोग हैं, ये हिंदुस्तान की जनता है, ये जाग रही है, ये अवेयर हो रही है। आप पॉलिटिकली किसी के साथ रहें, अब किसी को मसला नहीं है, लेकिन अब वो शख्स पॉलिटिकली किसी के साथ है, लेकिन उसके दिल से नफ़रत जो है वो धुली जा रही है या धुल रही है धीरे धीरे।
वो कहता है कि नहीं साहब हम आपके साथ हैं, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हम इसके साथ नहीं हैं। कि एक अच्छी साइन है। और मुझे लगता है कि हम लोग असल में होता है कि जल्दबाज बहुत होते हैं कि ये चीज़ आई 2-5 साल हुए 7 साल हुई है, इतनी जल्दी चले नहीं जाएगी। और ह्यूमन हिस्ट्री में 2-5 साल 10 साल कोई माने भी नहीं रखते हैं। ये तो चीज़ें आती हैं और चले जाती हैं। 2-5 साल इसको इस्टेब्लिश होने में लगा है, इस नफ़रत को और इस जो है वो माहौल को तैयार होने में 5-6-7 बरस कह लीजिए, जो भी लगा है उतना ही बरस और इसको जाने में लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये आप लिख लीजिए इसको कि ये जो नफ़रत का माहौल है इसको 5-10 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा साफ़ होने में। और वही भारत, वही हिंदुस्तान, वही इंडिया जो है वो फिर से आपकी आंखों के सामने होगा, जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। अब ये जो इंटॉलरेंस के माहौल की बात इन्होंने की है, और उसमें हिंदुस्तान या एक सच्चा हिंदुस्तानी का रोल क्या होता है, इसको आप देखिए। एक माहौल है नफ़रत का, और एक जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो सच्चा भारतीय है, उसका किरदार, उसका रोल देखिए। मशहूर हैं हम दोनों इस तरह ज़माने में, मशहूर हैं हम दोनों इस तरह ज़माने में, तुम आग लगाने में हम आग बुझाने में। मशहूर हैं हम दोनों इस तरह ज़माने में, तुम आग लगाने में हम आग बुझाने में। नफ़रत ने किया हमला, जुल्मत ने किया हमला, नफ़रत ने किया हमला, जुल्मत ने किया हमला, 100 ज़ख्म हमें आए एक शम्म जलाने में। नफ़रत ने किया हमला, जुल्मत ने किया हमला, 100 ज़ख्म हमें आए एक शम्म जलाने में। क्या मुल्क की हालत है मसरूफ़ सियासत है, क्या मुल्क की हालत है मसरूफ़ सियासत है, आंगन में हमारे फिर दीवार उठाने में। क्या मुल्क की हालत है मसरूफ़ सियासत है, आंगन में हमारे फिर दीवार उठाने में। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमर सिद्दीकी जी। सर, आप देश के एक महाकवि हो। सर, हम लोगों ने तो दुष्यंत कुमार जी को, निराला जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को देखा नहीं, परंतु हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने आपको देखा। और आपके जो शायरी है, गज़ल है, हम यूट्यूब में देखते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में हम देखते हैं सर। तो सर, आपने कीमती समय निकाला इस बेहद खास इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।